आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिन अंग्रेजों ने भारत की सेना को बड़ी आसानी से प्लासी के मैदान में हरा दिया, वो अंग्रेज न किसी राजा से डरते थे, न उसकी सेना से डरते थे, बल्कि एक भारत की ऐसी कौम थी जिससे डरते थे। और अंग्रेजों के जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं, वो उसको भूत कहते थे। वो भूत की तरह आते हैं और हमें तबाह करके चले जाते हैं। खुद भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो ब्रिटेन को पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि ये जिप्सीज की तरह आते हैं। जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान इन्हें कहता है, हिंदुस्तान के जिप्सी है, जो कि कब कहाँ आएंगे, कैसे ब्रिटिश आधिपत्य का तहस नहस करके चले जाते थे। एक ऐसी कौम थी जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक थी, जो सैन्य विद्या में पारंगत थी। इस कौम का नाम कोई बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि हमारे गांव-गांव, हमारी गलियों-गलियों में घूमने वाले ये वो सन्यासी थे, वो फकीर थे, वो हिंदू संत थे, वो मुस्लिम फकीर थे, जिन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। और जब ब्रिटिश यहाँ शोषण कर रहे थे, हमारे राजा महाराजा ब्रिटिशों की या तो चाटुकारिता में लगे थे या उनके सामने घुटने टेक दिए थे, तब ब्रिटिश के विरोध की बिगुल इन फकीरों ने उठाई, इन सन्यासियों ने उठाई। और ब्रिटिश को सबसे पहली चुनौती 1857 के विद्रोह से भी पहले चुनौती इस सन्यासियों के सन्यासी विद्रोह के द्वारा ही मिला, जो पंजाब से लेकर असम तक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को तबाह कर दिया था। और उनको ये सूझ नहीं रहा था कि कौन सा उपाय करें कि इन लोगों को हम कंट्रोल में कर सके, क्योंकि दुनिया के सुख शांति समृद्धि को त्याग देने वाले इन सन्यासियों को ना तो मौत से भय था, ना धन का लालच था। ये तो अपनी जनता के बीच जीते थे, उनके बीच खाते थे और उन्हीं का गुण गाते थे। जब उन पे कष्ट आता था तो इनके लिए ये जीवन और मरण से बड़ा प्रश्न होता था। और फिर अंग्रेजों की ऐसी की तैसी करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से पहलू थे इन सन्यासी विद्रोह के, जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबाया और अंग्रेजी साम्राज्य को कुछ पल के लिए घुटने टेकने को मजबूर किया। सन्यासी विद्रोह ने ब्रिटिश के सामने जो सबसे पहली चुनौती डाली, वो उनकी अनप्रेसिडेंटेड अनपैरेलल मोबिलिटी थी। इतनी तेजी से वो एक जगह पे होते थे, कभी दूसरी जगह पे चले जाते थे, कि ब्रिटिश के लिए उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होने लगा था। जब हम ब्रिटिश आर्काइव के अभिलेखों को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि ये सन्यासी झुंडों में चलते हैं और कभी भी डिस्पर्स लाइक स्मोक, धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। मतलब इतना डर था कि कैसे आए अभी देखे, और जैसे धुआं आसमान में चला गया, वैसे ये सन्यासी विद्रोही आसमान में कहाँ गायब हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता था। और उनका इंटेलिजेंस भी इस मामले में फेल हो जाता था, क्योंकि जो नॉर्मल तीर्थयात्री थे और जो सन्यासी और मदारी विद्रोही थे, उनको अलग कर पाना लगभग मुश्किल होता था। दिन में सन्यासियों के साथ घूमते थे और रात में ये हथियारबंद वो विद्रोही होते थे जो भारत में क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ पहला प्रतिरोध शुरू कर रहे थे। ये सन्यासी जब हार्वेस्ट का टाइम आता था, फसलें कटती थी, तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में दिखते थे। और जैसे ही अंग्रेज इनका पीछा करते थे, ये भागकर नेपाल, भूटान जैसे तराई क्षेत्रों में चले जाते थे। अब तराई क्षेत्रों में जाने से होता क्या था कि वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती थी। ब्रिटेन को वहाँ जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता और इस कारण से उनको एक सेफ सेंचुरी मिल जाती है। यही कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है कि नेपाल और भूटान की सेंचुरीज के कारण वो हिंदुस्तान के जिप्सीज है, उन्हें जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। मतलब भारत के जादूगर, जिप्सी एक प्रजाति होती है वेस्ट की, जिसे जादूगर की तरह कहा जाता है, जादू टोने का एक्सपर्ट होते हैं, उसे जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहना पड़ा। और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उन्हें घोस्ट कहा गया था। एक ऐसे भूत है जो भूत की तरह आते, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते, कोई नहीं पकड़ पाता था। सन्यासी विद्रोह का दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण था कि वो एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। मतलब
कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, उस अर्थव्यवस्था पे पहले से ही सन्यासियों का एक कंट्रोल था, एक पकड़ था। पिंच नामक एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो ब्रिटिश हिस्टोरियन ही कहते हैं कि एक गोसाई नाम की प्रजाति होती थी सन्यासियों की, और वो गोसाई प्रजाति का जो सिल्क के रूट्स होते थे, मेन ट्रेड के रूट्स होते थे, उस पे कब्जा था। 18वीं सदी के मेन फिनांसर ये गोसाई व्यापारी ही होते थे, जो बेसिकली सन्यासी थे। इस तरह ट्रेड के रूट्स पे उनका कब्जा था। वो फाइनेंसर्स थे, मनी लेंडर्स भी थे अपने इकोनॉमी के। और तो और जब ये सन्यासी फकीर हमारे गांवों में जाते थे तो श्रद्धा के साथ लोग इन्हें दान दक्षिणा देते थे। जमींदार इनका भी हक और हिस्सा रखते थे, जो इनको दान में दे देते थे। अब ब्रिटिश को ये बात मंजूर नहीं थी, वो इसे रॉबरी की संज्ञा देते हैं। भारत की धार्मिक आस्था, धार्मिक विश्वास न तो उनको सरोकार था और न इसको स्वीकार करना चाहते थे। इस कारण से ब्रिटिश ने सन्यासियों को दी जाने वाली दान दक्षिणा तक को डकैती की संज्ञा दी है। इस तरह की जो निकृष्ट मानसिकता थी ब्रिटिश की, उस कारण से जब भारत का शोषण तेजी से बढ़ा, किसानों पे कर का बोझ तेजी से बढ़ा, तो सन्यासी जो उनके बीच रहने वाले थे, वो किसानों का दर्द समझे और दर्द समझ के उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया कि तुम्हें भारत छोड़ना होगा, हमारे किसानों का शोषण बंद करना होगा। तीसरा हमारे सन्यासी विद्रोह ने सबसे बड़ी चुनौती दी। वो जनरली माना जाता है कि जो सन्यासी है, जो फकीर है, वो एक पीसफुल प्रजाति होती है। वो शांति को पसंद करते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते, वो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन भारत ऐसी विविधताओं और समृद्ध संस्कृति का देश है कि यहाँ के फकीर और सन्यासी उतनी ही बड़ी मार्शल रेस है जहाँ कई के सैनिक होते हैं। आज भी आप नागाओं को कुंभ आदि में देखते होंगे। आप मुस्लिम्स की एक मदारी प्रजाति है, मदारी सन्यासी होते हैं, फकीर होते हैं, उनको आप देखिए। ये नागा हो गए, मदारी हो गए, और अन्य भी सन्यासी सेक्ट हुआ करते थे जो बाकायदा रेसलिंग की दीक्षा लेते थे, स्वॉर्ड फाइटिंग, स्पीयर्स, भाले, धनुष, तीर, तलवार सब कुछ चलाते थे। एक अच्छी योद्धा प्रजातियां यहाँ सन्यासियों की होती थी। प्राचीन काल से ही आप भारत में देखेंगे तो योग की प्रथा है। जो सन्यासी और योगी होते थे, वो सबसे ज्यादा शस्त्रों के जानकार होते थे, शास्त्रों के जानकार होते थे। ऐसे में जो भारत के योगियों और सन्यासियों को अंग्रेजों ने भूल की पैसिफिस्ट समझने की, शांतिवादी समझने की, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इन शांतिवादियों की समझ के कारण जब वो उनसे लड़ने गए तो उनको दो दिक्कतें हुई। जिन नागा साधुओं ने, जिन मदारी साधुओं ने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है, वो आपकी गोलियों से नहीं डरने वाले। गोलियों से आप उन्हें नहीं डरा सकते। जब ब्रिटिश की गोलियां चलती थी तो मृत्यु का भय किए बिना वो सीधे आक्रमण करते थे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सेना उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती थी और बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देते थे। और दूसरी जो चीजें थी कि वो वॉरियर ट्रेनिंग का इतना अच्छा कैंप था कि उनकी सेना की संख्या भी पर्याप्त होती थी। इन दोनों कारणों से, एक तो उन्होंने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ लड़ा, फिर उन्होंने कैप्टन थॉमस को 1773 में हराया, अंत में सन्यासी विद्रोह में ब्रिटिश के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा किए। इस तरह उनका जो एक वॉरियर नेचर था, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। और उनका जो चौथा पहलू था कि वो भारत के अंग थे, भारत के अंश थे। उनको लेजिटिमेसी के लिए नहीं दौड़ना था, उन्हें वैधता नहीं पानी थी, बट ब्रिटिश को लेजिटिमेसी पाने का प्रयास करना था। ब्रिटिशर्स वर आउटसाइडर्स, दे वर ट्राइंग टू कोलोनाइज इंडिया। और जो सन्यासीस थे वो हमारे घर के लोग थे, हमारे भारतीय थे, जो सदियों से, सहस्त्राब्दियों से हमारे बीच रहते, खाते, जीते आए हैं, जिनको बसाया था वहां की लोकल कम्युनिटीज ने। जब उन्होंने जनता के बीच पहुंचे तो जनता का हर तरह से उनको सहयोग मिला और ब्रिटिश को उन्हें खोज पाना बड़ा मुश्किल होता था। और ब्रिटिश तो अपने फॉरेन लैंड में हर प्रकार के सपोर्ट से दूर थे, न तो उनको राजाओं का सपोर्ट था, न जनता का सपोर्ट था। ऐसे में इन सन्यासियों को हरा पाना उनके लिए लगभग असंभव था। और ये जो सन्यासी थे
वो हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक थे। आप देखेंगे कि मजनू शाह जैसे मुस्लिम नेता होते थे, फिर एक भवानी पांडे हुआ करते थे, भवानी पाठक हुआ करते थे। तो भवानी पाठक, मजनू शाह जैसे नेताओं दोनों के आपसी सहयोग से सन्यासी विद्रोह काफी आगे बढ़ा। हिंदू मुस्लिम एकता को लेके चलते थे, समाज के ऊंचे तबके, निचले तबके सबको साथ लेके चलते थे। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय समाज को एक साथ लेकर चलने वाला सन्यासी समुदाय को हराना ब्रिटिशर्स के लिए काफी कठिन था। इस प्रकार जो सन्यासी थे वो किसी जमीन के लिए नहीं लड़ते थे, संपत्ति के लिए नहीं लड़ते थे, वो भारत की आत्मा के लिए लड़ते थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश भारत की जमीन जीत सकते थे, भारत की आत्मा नहीं जीत सकते। कभी वो भारत के आंतरिक शासक नहीं बन पाते, और हुआ भी यही। वो भारत के अंतरात्मा पर विजय नहीं पा सके। अंत में भारतीयों ने उनको खदेड़ डाला और 1947 में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और एक स्वतंत्र राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। यदि आपको भारतीय इतिहास का ये पहलू अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित नहीं हो पाते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल की, ताकि आगे हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।